जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है 64 नवमांशा। क्या होता है 64 नवमांशा, इसको कैसे निकालते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने 22वें दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 64 नवमांशा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम जन्म कुंडली में कोई भी प्रतिकूल या अनिष्ट का निर्धारण करते हैं तो हमें 22वें और 64 दोनों को मिलाकर ही संबंधित घटनाओं का परिणाम पता चलता है। तो आज हम इसी कड़ी में 64 का आकलन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, सबसे पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वैदिक ज्योतिष में अरिष्ट व प्रतिकूल घटनाओं का अध्ययन करने के लिए बहुत सारी बातों का आकलन किया जाता है। जन्म कुंडली, संबंधित वर्ग कुंडली, दशा अंतर्दशा, घटना के समय का गोचर देखा जाता है। इन सब में और भी कई महत्वपूर्ण पहलू देखे जाते हैं, जिसमें 22वां दृष्टिकोण 64 नवमांशा होता है। ये दोनों प्रतिकूल समय और बुरी घटनाओं के आकलन में सहयोगी होते हैं। मित्रों, जब भी हम बहुत सारी घटनाओं का आकलन करते हैं जिसमें हमें प्रतिकूल समय का निर्धारण करना होता है, तो कई चीज़ों पर गौर किया जाता है। जैसे छिद्र ग्रह की दशा, हर कुंडली में अलग अलग छिद्र ग्रह होते हैं और कोई किसी प्रकार से कोई शुभ नहीं होते। इसका आकलन सदा अशुभ का आकलन करने के लिए ही किया जाता है। छिद्र ग्रह की दशा आने पर व्यक्ति को अरिष्ट घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम किसी घटना का आकलन करने हैं तो हमें बहुत सारे पहलुओं पर गौर करना पड़ता है। जैसे जन्म कुंडली का अष्टमेश, अष्टमेश के साथ युक्त ग्रह, अष्टम भाव में स्थित ग्रह, अष्टम भाव को दृष्ट करने वाले ग्रह, 22वें दृष्टिकोण का स्वामी, 64 नवमांश का स्वामी, अष्टमेश का अतु शत्रु, इन सब ग्रहों को छिद्र ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह जातक की रक्षा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते। जन्म कुंडली में जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है तब व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक व अन्य कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सभी पहलू कुंडली देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज इसी कड़ी में हम 64 नवमांशा निकालने की विधि के बारे में बात करेंगे। कैसे हम जन्म कुंडली देखकर ही 64 नवमांशा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस विधि को। मित्रों, सबसे पहले अगर हमें 64 नवमांशा को जन्म कुंडली में देखना है तो इसके लिए हमें D9 नवमांश कुंडली को देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें लगन कुंडली पर फोकस नहीं करना है। हम सबसे पहले हमें D9 वर्ग चार्ट को खोलना है। इसलिए सब अपने अपने D9 वर्ग चार्ट को खोल कर रख लीजिए। जैसे ही हम D9 वर्ग चार्ट को खोलते हैं तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि लगन से चतुर्थ भाव का स्वामी कौन सा है और चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी कौन सा है। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास ये है कि कुछ विद्वान यहाँ पर चंद्रमा से चतुर्थ भाव से 64 नवमांशा को कैलकुलेट करते हैं और कुछ विद्वान लगन से 4th हाउस से 64 नवमांशा को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है और काफ़ी विद्वानों का भी यही मानना है, अगर हम शारीरिक अस्वस्थता की बात कर रहे हैं, शारीरिक कष्टों की बात कर रहे हैं, तो हमें लगन से चतुर्थ भाव को देखना चाहिए। और अगर हम मानसिक कष्टों की बात कर रहे हैं तब हमें चंद्रमा से चतुर्थ भाव को देखना चाहिए। इस प्रकार हम D9 वर्ग चार्ट खोलकर दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, जैसे ही आप D9 वर्ग चार्ट खोलते हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि लगन से चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है। लगन में चतुर्थ भाव में जो भी राशि होगी वो आपका 64 नवमांशा होगा। बस सिंपल इतनी सी ही बात है। और लगन कुंडली को हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, D9 वर्ग चार्ट की ही हम बात कर रहे हैं। और D9 वर्ग चार्ट में चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव को देखना है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जो भी राशि है वो आपकी 64 नवमांशा होगा चंद्रमा के अनुसार। तो लगन और चंद्रमा के अनुसार आपका 64 नवमांशा निकल आएगा। इसको आप दशा महादशा गोचर में अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको कौन से प्रकार का कष्ट है। अगर आप शारीरिक कष्ट की व्याख्या कर रहे हो तब हम लगन से इसका निर्धारण करेंगे। अगर हम मानसिक कष्ट की निर्धारण कर रहे हैं तो हमें चंद्रमा से देखना पड़ेगा। तो दोनों पहलुओं पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मित्रों, जो भी आपका 64 नवमांशा का स्वामी होगा उस ग्रह के कारक तत्व अनुसार आपको दिक्कत आ सकती है।
जब वो किस भाव का स्वामी है उस अनुसार भी दिक्कत आ सकती है। पहले हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी मित्रों आपके सामने आप देख रहे हो कि आपके सामने जन्म कुंडली आपको मकर लगन की दिखाई दे रही है। ये देखिए आपको स्क्रीन पर मकर लगन की कुंडली दिखाई दे रही है, लेकिन हमने यहाँ पर लगन कुंडली को नहीं देखना, हम इसके नवांश कुंडली पर जाएंगे। D9 वर्ग चार्ट नवांशा कुंडली को अगर हम देखते हैं तो ये कन्या लगन की कुंडली आती है। कन्या लगन की कुंडली में जहाँ पर आप देख रहे हो कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो गुरु है, क्योंकि चतुर्थ भाव में धनु राशि लिखी हुई है, तो धनु राशि का स्वामी गुरु बनता है। इस प्रकार से लगन से 64 नवांशा का स्वामी जुपिटर बना, यानी गुरु बना। और अगर हम चंद्रमा से देखते हैं तो आप देख रहे हो कि 8वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, 8वें घर में मेष राशि है। तो मेष राशि तो हम चंद्रमा से चतुर्थ भाव को देखेंगे। जब हम चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जाएंगे तो वहाँ पे कर्क राशि है, 1 2 3 4, तो कर्क राशि यानी चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी भी चंद्रमा ही बना। इस प्रकार चंद्रमा हमें मानसिक कष्ट देने में सहायक होगा। चंद्रमा हमें काफ़ी ज़्यादा मानसिक आघात या कष्ट पहुंचाएगा अपनी दशा महादशा में या फिर गोचर में, जब भी कोई प्रतिकूल ग्रह यहाँ पर गोचर करेगा। तो मित्रों जो भी ग्रह है उस प्रकार उसके कारक तत्वों पर भी इफेक्ट आ सकता है। जैसे चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है तो चंद्रमा के अनुसार माता को कष्ट हो सकता है, घर भूमि वाहन को नुकसान हो सकता है, तो ये चतुर्थ भाव के ये कारक है। और लगन कुंडली में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है, जैसे इस कुंडली के अनुसार ये सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है लगन कुंडली में, तो शादी संबंधित मामलों में भी ये कष्ट का सामना दिखाता है, कष्ट की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम 64 नवांशा को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लगन से देखते हैं तो धनु राशि, जब भी गुरु की महादशा या अंतरदशा आएगी या उसमें से प्रतिकूल ग्रहों का गोचर होगा, हम दोनों चीज़ों को सम्मिलित करके ही इसके प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हमें 22वें दृष्टि कोण को भी कैलकुलेट करना होगा। अगर हम दोनों चीज़ों को साथ लगाकर सभी पहलुओं पर गौर करते हैं तो हम किसी सटीक परिणाम की ओर अग्रसर होते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हम 64 नवांशा को कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से इसका बारे में ज्ञात हो गया होगा कि 64 नवांशा हम लगन से चतुर्थ भाव को देखेंगे, D9 के लगन से चतुर्थ भाव को देखेंगे और चंद्रमा से चतुर्थ भाव को देखेंगे नवांश कुंडली में। यहाँ पर हम लगन कुंडली की बात नहीं कर रहे, सिर्फ D9 वर्ग चार्ट की बात कर रहे हैं। तो मित्रों अगर ये दशाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं 64 नवांशा या 22वें दृष्टि कोण की, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें उस ग्रह से संबंधित जाप पूजा पाठ करना चाहिए, हमें महादेव की आराधना करनी चाहिए, हमें महामृत्यु मंत्र का जाप करवाना चाहिए, हमें रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, हमें भोलेनाथ की जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पूजा पाठ करने चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, जिस प्रकार हम इस प्रतिकूल ग्रहों से बाहर आ सकें, तो हमें अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति हो जाए, हमें जो शारीरिक कष्ट या अन्य कई प्रकार के कष्टों का जो सामना करना पड़ रहा है हम उस स्थिति से बाहर निकल आएँ। तो मित्रों इस प्रकार से हम आसानी से 64 और 22वें दृष्टिकोण को देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जब भी हम किसी घटना का आंकलन करेंगे तो सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। अष्टमेश क्या है, दशा का किस भाव से संबंध बन रहा है, 64 नवांशा कौन है, 22वां दृष्टिकोण क्यों है। एक ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके लिए 22वें और 64 के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बताया है, आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार इसको अपनाकर ज्योतिष के क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर सकते हो। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।